स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो हैं बेसिस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिस में मैंने आपको जितनी बेसिक बातें हैं वो सारा कुछ बता दिया है। हम लोगों ने इसके पहले भी जस्ट प्रिपरेशन ऑफ बेसिस कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपाउंड का जब स्टडी कीजिएगा ना, तो आपको कुछ चीज़ें आपको हर बार रिपीट होगा। रिपीट करने के बाद वो टॉपिक रिपीट होगा, खासतौर पे कंपाउंड की बात करते हैं तो जैसे कि आपका प्रिपरेशन, आपका प्रॉपर्टीज है ना, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और आपका यूजेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो बेसिस और अल्कलीज होते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? शार्प एंड बीटर टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा, ठीक ना। ओके, तीखा होगा। स्लिपरी टू टच मतलब क्या? जब आप उसको टच करोगे ना तो आप फिसल जाओगे। जैसे आपने देखा होगा साबुन, अगर कोई अपने बॉडी पर साबुन लगाता है, अब उसके बॉडी को आप पकड़ोगे तो आपका हाथ फिसल जाएगा, है ना। आप उसको ठीक से नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि उसमें जो ग्रिपिंग होती है ना, ठीक से बन नहीं पाती है, ठीक ना। तो स्लिपरी टू टच। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको एसिड वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट आपके वे कंपाउंड होते हैं जो मोल्टेन स्टेट और आपका एक्वस स्टेट में जो है ना वो करंट को कंडक्ट कर लेता है, करंट को पास कर देता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारी स्किन पे इसका असर तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक असर नहीं है। माइल्ड कोरोसिव एक्शन है, मतलब जरा सा बर्न होगा, हल्का फुल्का जलन सा होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग नहाते हैं ना, तो अपने बॉडी पर जब सोप को मलते हैं तो झाग निकलता है। एक्चुअली झाग निकलने के पीछे कारण है कि हमारे साबुन में, ठीक ना, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और हमारे स्किन में फैट जो होते हैं ना, मतलब जो ऑयल है वो फैट के फॉर्म में मौजूद है। तो जब आपका कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब आपका ये रिएक्ट होता है किसके साथ? आपका हमारे बॉडी में मौजूद ऑयल के साथ, तो आपको क्या बनाता है? झाग बनाता है, ठीक ना। ओके, तो वही बोल रहा है कि हमारे स्किन में ऑयल मौजूद होते हैं, और जब हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास जो हमारे साबुन में मौजूद होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद आपका सूपी सॉल्यूशंस बनता है, ठीक ना। ओके, तो बहुत ही आसान है, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे बॉडी में झाग क्यों बनता है, तो हमारे बॉडी पे फैट के फॉर्म में ऑयल मौजूद होता है, ठीक है। और जो है ना आपका हमारे सोप में मौजूद होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, तो सोपी सॉल्यूशन आपका बनता है, ठीक ना। ओके, तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली, या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली आपके दो ही होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया कि आप स्ट्रॉन्ग अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हो, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या देगा? कार्बोनेट देगा और वाटर देगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या है? Na2CO3 प्लस का क्या? वाटर, यानी H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई भाई होता है, मैंने बोला है सोडियम पोटेशियम भाई भाई, तो ये भी क्या देगा? K2CO3 प्लस का क्या देगा? H2O देगा, ठीक है ना। अब चेक कर लीजिए बैलेंस है क्या? सोडियम तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन तो 3 है, 3O14 है यहाँ पर, हाइड्रोजन आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, कार्बन आपका 1 है। तो क्या किया जाए? अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, सपोज दैट, ठीक है। तो अब देखिए, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन दो, कार्बन एक, बैलेंस हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे भी बस 2 लगाइए, आपका बैलेंस हो जाएगा। कितना कमाल का ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक ना। बस एक जगह आपको यहाँ पर पुट करना पड़ा नंबर, और आपका आराम से बैलेंस हो गया। तो आप जरा सा प्रैक्टिस तो कीजिए, आपको बैलेंसिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आपको मेन दिक्कत आता है प्रोडक्ट लिखने में। तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है? वही मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप देखोगे जब आप एक टारगेट आप बना के चलते हो कि रोज का 5 केमिकल से प्रैक्टिस करते हो, आप लगातार 10 दिन करके देखिए, आप क्या देखिएगा कि 10 दिन के बाद आपको लगने लगेगा कि केमिकल रिएक्शन आपकी कुछ कुछ बार बार रिपीट हो रहे हैं,
ठीक ना। और अगर आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक करते हैं तो आपका मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन आपसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की। बेस और एसिड रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर देता है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट पता है। अब बेस कैसे पहचानते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। ओके, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, आपका दिया कैल्शियम क्लोराइड जो कि CaCl2 है, ठीक ना। साथ में क्या देगा, वाटर देगा, ठीक ना। अब ये देखिए फेरस हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या देगा, फेरस क्लोराइड, यानी कि FeCl2, आयरन क्लोराइड इसको बोलते हैं ना, आयरन सेकंड क्लोराइड बोलेंगे इसको। साथ में क्या देगा, आपका वाटर देगा, ठीक है। अब चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है। देखिए कैल्शियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन तो एक ही है, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, क्लोरीन आपका 2 है। तो क्या करें, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम तो बैलेंस था ही, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 4 हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। चलिए सिमिलरली देखिए ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो यहाँ पे बस आप 2 लगा दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए और आप चेक कर लीजिए ये भी बैलेंस है आपका। देखिए आयरन आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 to 4 बैलेंस है, क्लोरीन 2 बैलेंस है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल बेसिस जो है ना वो इंडिकेटर्स को अफेक्ट नहीं करता है। इंडिकेटर्स क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंडिकेटर्स आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो स्पेसिफिक कलर शो करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक ना। जैसे कि आपका इंडिकेटर्स में जो 3 फेमस इंडिकेटर्स है वो आपका है लिटमस पेपर, आपका मिथाइल ऑरेंज और आपका है फिनोप्थिलीन। तो मैंने आपको एसिड वाले में ही मैंने सब कुछ बता दिया था कि अगर लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसिड का जो लेक्चर है उसके बारे में डाल दूंगा, ठीक ना। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि लिटमस पेपर को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में लाते हैं तो लिटमस पेपर रेड से किस में हो जाता है, आपका ब्लू में चेंज हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है, और जो फिनोप्थिलीन है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब लाया जाता है तो उसका कलर, आपका फिनोप्थिलीन का अपना कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में लाइएगा तो क्या होगा, वो कलरलेस से पिंक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने क्या किया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। ओके चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट हेवी मेटेलिक सॉल्ट्स और बेस, ठीक ना। ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा और आपको इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे देखिए ये कॉपर सल्फेट है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप बताइए आप लोगों ने ये रिएक्शन देखा है, कहीं देखा है, आप लोग दिमाग लगाइए जरा। ये रिएक्शंस आपका चैप्टर नंबर 4 में था, जब हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो वही रिएक्शंस है। तो बताइए रिपीट हुआ ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो सही, आप देखिएगा आपको बार बार केमिकल रिएक्शन रिपीट होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। ओके तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, कॉपर और ये हाइड्रोक्साइड मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और आपका ये अमोनियम सल्फेट बनाएगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, NH4 होल 2 SO4 और साथ में CuOH का होल 2, CuOH का होल 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और क्या बनेगा आपका ZnOH का होल 2, ZnOH का होल 2। और फिर यहाँ फिर से देखिए यहाँ बनेगा सोडियम सल्फेट और क्या बनेगा, आपका बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल 2, ठीक है। अब ये इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड है यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा, ये इसलिए डाउनवर्ड एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। बाकी बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चों को दिक्कत होगा कि सर आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, देखिए आगे पीछे का मतलब क्या, इसको समझिए आप जरा। आप इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इन दोनों को भी आप आपस में आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट वाले जो भी
कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाले को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिखा, इसको इधर कर दिया, ये नहीं करना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि प्रोडक्ट वाले जो भी सब्सटेंस है उसको प्रोडक्ट के सामने आपके पास ही आगे पीछे कर सकते हैं, रिएक्टेंट वाले जो सब्सटेंस उसको भी रिएक्टेंट के पास ही आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसको इधर ऐसा नहीं कर सकते। कुछ पार्ट इसका इधर लीजिए, कुछ पार्ट इसका उधर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? ठीक ना? ओके, अच्छा चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए कॉपर आपका बैलेंस है, सल्फर देखिए आपका कितना है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 415 देखिए 4 और 2 6 है, बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन आपका 4 2 8 है, देखिए नहीं है, तो हाइड्रोजन 5 ही है। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, देखिए 2 लगा देता हूँ तो आपका बहुत कुछ बैलेंस, जैसे कॉपर तो बैलेंस हो ही गया, सल्फर भी बैलेंस हो ही चुका है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 1 5 2 10, 4 2 8 8 और 2 10 बैलेंस हो गया। ठीक ना? बिल्कुल ये भी उसी की तरह होगा, है ना? तो चलिए देखिए जिंक आपका बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो सोडियम हमारा बैलेंस हो जाएगा, सल्फर बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो देखिए 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब इसकी बात करें तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे बस 2 लगाइए, आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, तो 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2, आयरन 1 आपका बैलेंस हो गया। ठीक ना? अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा है, मैंने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ाया भी है ना? तो जिंक, एल्युमिनियम और लेड, केवल इन्हीं 3 मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर ये जिंक, एल्युमिनियम और लेड के जो हाइड्रोक्साइड्स ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जो अगर आपका एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक ना, तो आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट देगा। लेकिन दूसरे हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही आपके जिंक, एल्युमिनियम और लेड के हाइड्रोक्साइड्स क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक ना? इसीलिए इन तीनों को हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है? जैसे देखिए, और एम्फोटेरिक कंपाउंड्स में आपने देखा होगा कि ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें खासियत ये है ना कि जो आपके गिने चुने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने का सॉल्ट और वाटर ही देगा। जैसे देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस है, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो बेस लीजिएगा स्ट्रॉन्ग अल्कली लीजिएगा, और यहाँ पर जो बेस लीजिएगा वो कौन सा बेस लीजिएगा, केवल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड लीजिएगा। समझ में आ गया? यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और आपका लेड हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है? तो क्या देगा यहाँ पर सोडियम जिंकेट देगा। क्या देगा? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट देगा, और आपका वाटर देगा, और क्या देगा, आपका वाटर देगा। ठीक है? तो इसको जरा बैलेंस करके देखिए क्या बैलेंस है ये। देखिए सोडियम तो बैलेंस नहीं है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं सोडियम की जगह 2 लगाता हूँ, जिंक तो बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और अच्छा यहाँ बैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 है, तो अगर मैं बस यहाँ 2 लगा दूँ ना तो सब बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, देख लीजिए कि अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपका सबसे फेमस है सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, है ना, आपके अमोनियम सल्फेट। ठीक ना? ओके, यही 2 सबसे ज़्यादा फेमस है। तो देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट है। तो देख सकते हैं आप, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो आपको देखो प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये आपको याद रखना है कि व्हेन अमोनियम सॉल्ट reacts with alkali it will produce salt, water and ammonia. Understood? ठीक है ना? तो देख सकते हैं सॉल्ट कौन सा बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा NaCl, NaCl, वाटर है तो H2O होगा, और अमोनिया गैस है तो NH3 होगा। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, साथ में क्या बनेगा, आपका बनेगा वाटर, और आपका क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा जो कि NH3 है। ठीक है? अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस आपका बनेगा H2O वाटर, और क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा। ये समझ में आ गया?
तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 1 5, यहाँ 3 और 2 5 बैलेंस है, सोडियम एक बैलेंस है, ऑक्सीजन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन तो 5 है ना, तो यहाँ पर 3, हाँ ऑलरेडी बैलेंस है। इसकी बात करें तो देखिए नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2 6, देखिए 3 और 2 5 ही है, क्लोरीन आपका बैलेंस नहीं है, आपका कैल्शियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी आपका यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या करें कि बैलेंस हो जाए, क्या करें, हमको क्लोरीन तो बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो अब जरा देखिए यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा ना, तभी नाइट्रोजन बैलेंस होगा। तो देखिए क्लोरीन 2 बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 आपका बैलेंस है, और आपका हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही चुका है। इसकी बात करेंगे तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन बेचारा एक ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ पहले ही और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो आपका देखिए आई होप बैलेंस हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन बस चेक कर लेते हैं, 4 2 8 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा के दीजिए तो देखिए कैसे हो रहा है बैलेंस, चेक कीजिए। देखिए नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2 8 8 2 10, तो 2 2 4 4 और 6 10 हो गया। सल्फर एक सही है, आपका ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 यहाँ है, 2 यहाँ 6 है, पोटेशियम 2 बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, आसान है ना, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जनरल यूजेस ऑफ बेसिस, इसको नोट कीजिए फटाफट। सबसे पहले बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के काम आता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप नेम लिख लीजिएगा, इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, नाम याद रखना बड़ा आसान है, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज साबुन बनाने के तो काम आता ही है, साथ ही साथ सॉल्ट बनाने के भी काम आता है, और आपके अल्कलाइन बैटरी में भी यूज होता है, ठीक ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यूजेस का पूछ सकता है कि कौन सा हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरी में काम आता है, तो आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम था तो सोडा, पोटेशियम है तो पोटास, है ना, पोटा नहीं, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, ठीक है। ओके, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है। ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या, आपने देखा होगा 2 तरह के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में कोई खास केमिकल्स नहीं होते हैं, बट हार्ड वाटर में आपके केमिकल्स होते हैं, आपके क्लोराइड्स, आपके सल्फेट्स के जो है ना कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, है ना। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना है, उसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम के नाम से भी इसको जानते हैं, इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक ना, इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लाइम वाटर, ठीक ना। ओके, नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो ये एंटासिड यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में फोमिंग एजेंट के रूप में काम आता है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक ना। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसका यूज क्लोथ्स पे अगर कोई ग्रीस का धब्बे लगा हुआ है तो उसमें काम आता है। ये MgO, इसको मैग्नीशिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, और इसका यूज आपके रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के काम आता है। आपसे नेम द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में कौन सा हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, वी यूज मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और CaO, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका यूज ड्राइंग एजेंट, चीज़ों को सुखाने के काम आता है, और बेसिक फ्लक्स में भी आपका काम आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग का बेस में यूजेस तक अच्छे से खत्म हो चुका है। अब हमको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है जो कि कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे बेस में टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्कनिटी। एक्चुअली ये आपका सिर्फ बेस का टॉपिक नहीं है, ये एसिड और बेस का दोनों का टॉपिक है। इट मीन्स आपका बेस खत्म हो चुका है। बेस में हम लोगों ने जनरल यूजेस ऑफ बेसिस देखा ना, वहीं पे आपका बेस खत्म हो चुका था। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्कनिटी, मतलब
हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है और या फिर बेसिक नेचर का है? एक तो तरीका है आपका लिटमस पेपर वगैरह, यानी कि इंडिकेटर की हेल्प से आप बता सकते हो, ठीक ना। उसके अलावा आपका एक और तरीका है, वो है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल के थ्रू आप बता सकते हो। और ये टॉपिक आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है पीएच स्केल पर बेस्ड, ठीक ना। तो आपको पीएच स्केल वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, तो आपको अच्छी से चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला कि जब हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन आपका जो हाइड्रोजिल आयन है उसका कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होता है। हाइड्रोजिल आयन, इसको OH माइनस आयन को हाइड्रोजिल आयन या आपका हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक ना। अगर मैंने कहीं गलती से हाइड्रोनियम आयन बोल दिया है तो आप उसको हाइड्रोनियम आयन मत समझिएगा, वो हाइड्रोजिल आयन है, ठीक ना। तो हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कब हो रहा है, जब वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर्स, समझ में आ गया। तो अगर हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब आप वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हो। और उल्टा बात करें कि जब वाटर में बेस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जो बेसिक नेचर हो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक ना। और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि जब बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो आपका हाइड्रोजिल आयन बनेगा ज्यादा से ज्यादा। तो हाइड्रोजिल आयन ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा और आपका जो एसिडिक नेचर है वो आपका घटेगा। समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉन्सेप्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पीएच स्केल पर आने से पहले यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ KW। ये KW क्या है, ये आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि आपका जो प्योर वाटर होता है ना, उसमें हम मान के चलते हैं कि 1 लीटर आपका प्योर वाटर में जो आपका हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁷ होता है। और 1 लीटर प्योर वाटर में जो हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हम मान के चलते हैं 1 × 10⁻⁷ होता है। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे आता है KW का वैल्यू 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो देखिए ये जो पीएच स्केल है इसे दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया था, सोरेनसन ने, जो कि एक आपके साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर जो पीएच है, इसमें पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये स्मॉल पी एक जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है जिसका मतलब होता है पावर। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। ये पीएच स्केल एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई सॉल्यूशन कितना आपका सॉल्यूशन जो है एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। समझ रहे हैं ना, ठीक ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का पीएच एक्चुअली है क्या, नेगेटिव लॉगरिदम है। नेगेटिव लॉगरिदम है बेस 10 का, है ना, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे मोल्स पर लीटर में। तो ये आपका, अगर आपको पीएच सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखने के लिए आता था आप यही लिखोगे। और ये देखिए पीएच इक्वल टू, देखिए पीएच लिखते समय पी हमेशा स्मॉल रखिएगा, एच कैपिटल रखिएगा। क्यों एच कैपिटल, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, समझ आओ, पी पावर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो पीएच इस तरह से ही लिखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ बेस 10 1 बाई एच प्लस आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये देखिए ये जो H प्लस जब ऊपर जाता है तो माइनस पावर हो जाता है -1, इसलिए -1 आपका आगे आ जाता है, -1 आपका आगे आ जाएगा। रीजन है, देखिए लॉगरिदम आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान, उस पर मैंने लॉगरिदम का बेसिक बातें बताया है। वहाँ पर आपके कुछ लॉज हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी नंबर पे पावर आपका दिया हुआ है तो वो पावर लॉज की हेल्प से आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये अगर +1 है ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, होगा ना। अब ये -1 पावर है, अब ये लॉस की हेल्प से ये -1 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। तो पीएच का आपका एक तरह से बोले फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपका ये होता है, ठीक ना। अब ये देखिए ये आपका पीएच स्केल मैंने बनाया है जिसमें 0 से लेकर 14 तक का नंबरिंग किया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7 याद रखिएगा। 7 अगर पीएच वैल्यू 7 है
ये सारा पीएच वैल्यू है, समझ रहे ना। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर पीएच का वैल्यू 7 से इंक्रीज हो रहा है, 7 से इंक्रीज मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका मतलब है कि इसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। बेसिक नेचर बोले या फिर अल्कलाइन नेचर बोले, वो बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। यानी अगर आपका 7 न्यूट्रल, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये आपका स्लाइट एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे और बढ़ जाएगा 12, 13, 14 तक चला जाएगा तो उसका बेसिक नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर हो जाएगा, समझ रहे ना। उसी तरह से 7 से जब पीछे आते हैं तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ता है। यानी अगर 7 से नीचे 6, 5, 4 तक आते हैं तो आपका स्लाइट एसिडिक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। लेकिन जब आपका 3, 2, 1 तक चला जाता है, 0 नहीं जाएगा, 1 तक चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, समझ रहे ना। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी से याद रखिएगा। 7 रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन को, और 7 के बाद 14 तक आप जब बढ़ते हैं, अगर पीएच वैल्यू 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक ना, तो बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर पीएच का वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। 7, 8, 9, 10 थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बढ़ेंगे तो शुरू में आपका क्या आएगा, स्लाइट बेसिक आएगा, फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक आएगा। उसी तरह से 6, 5, 4 तक आएगा तो ये स्लाइट एसिडिक होगा, और जैसे ही 3, 2, 1 पे आइएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि इसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻12 मोल दिया हुआ है 1 लीटर में, तो फिर इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, क्योंकि इस बार का एग्जाम आसान नहीं होने वाला, बहुत कुछ पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ है आपका, ठीक ना। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला है पीएच इक्वल, देखिए फॉर्मूला है ना, माइनस का लॉगरिदम ऑफ बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो मैं कितना लिखूंगा, 10⁻⁻12 लिखूंगा ना। अब यहाँ पे लॉज लगता है, देखिए लॉज कौन सा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। लॉगरिदम ऑफ बेस 10 m पे पावर अगर -n है ना, या कुछ भी है आपका n है, n ही हो सिर्फ, तो ये n जो पावर है ना आगे आके मल्टीप्लाई होता है, n log बेस 10 m हो जाता है, ठीक ना। ओके, तो देखिए ये जो -12 है पावर, ये आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना, तो ये एक पहले से माइनस मौजूद है और एक -12 और आ गया, और ये log बेस 10 और ये 10 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। और log 10 बेस 10 ये होता है 1 के बराबर। ये आप लिख लीजिएगा, किसी भी नंबर का लॉगरिदम अगर उसका बेस भी वही नंबर हो तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे 10 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ये दो लॉज आप बस याद रखिएगा, आपका आराम से इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 1 आ गया तो इस तरह से हमारा पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से आप बताइए, अगर हमारे सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हमारा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻5 मोल है, तो बताइए कि पीएच कितना होगा। तो 5 होगा, आराम से बता सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन लॉगरिदम यूज करेंगे तो और आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप क्या डालिएगा, 10⁻⁻5 डालिएगा ना, तो ये -5 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये बातें अच्छे समझ लिया कि कैसे हम लोग एसिडिक नेचर, कैसे हम लोग बेसिक नेचर जो है वो पता करते हैं, ठीक ना। ओके, सो हम लोगों ने जो एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, इसके लिए हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में सीख लिया। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, कलरलेस लिक्विड हो, ठीक ना, तो कलरलेस लिक्विड में पीएच वैल्यू हमें अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए एक आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है जो आपने अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कि लिटमस होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक ना, आपके फिनोप्थेलिन होते हैं। एक आपका होता है ऑल्फैक्ट इंडिकेटर, जो आपका मेनली स्मेल के बारे में काम आता है ना। और आपका एक इंडिकेटर जिसका नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत बेहतरीन होता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, कलरलेस हो, तो उस केस में हमें बताना है कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, तो हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डाइज होते हैं जो आपको कलर्स के स्पेक्ट्रम देते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखिए बेसिक को ही यहाँ पर अल्कलाइन भी बोला गया है,
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, उसके अनुसार आपको कलर बताएगा कि कलर कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बनाया है, कॉन्सेप्ट वही सब कुछ है। देखिए यहाँ पर 7 है, ठीक ना। 7 से अगर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं, तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, यानी अल्कलाइन नेचर इंक्रीज होता है। और अगर हम 7 से बैकवर्ड जाते, पीछे जाते हैं, तो एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होता है। देखिए जो आपका पीएच स्केल था, नॉर्मल पीएच स्केल की बात करते हैं, उस केस में हम क्या देख रहे थे कि जो 7 था वो किसको इंडिकेट कर रहा था, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि जब 7 से आगे जाते थे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता था, ये बात उसमें भी था, ठीक ना। यानी यहाँ भी 7 किसको इंडिकेट करेगा, न्यूट्रल को ही इंडिकेट करेगा ना, ठीक ना। ये जो 7 है ये किसको इंडिकेट करेगा, न्यूट्रल को इंडिकेट करेगा, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को बताएगा। और आपका 7 से आगे जो भी पीएच का वैल्यू आ रहा है वो आपका बेसिक नेचर को बताएगा, और 7 से पीछे जो भी वैल्यू आ रहा है वो सब एसिडिक सॉल्यूशन को बताएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कलर्स की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमें स्पेसिफिक कलर देगा, अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल, उसके अनुसार देगा ना कलर। तो देखिए यहाँ पर बताइए, अगर हमारा सॉल्यूशन जैसा मतलब उसका पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वहाँ पे जो कलर होगा ना वो ग्रीन कलर होगा। और अगर हमारा 7 के बाद आपका क्या देखिएगा कि पीएच वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो उस केस में कलर आपको ब्लू मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, वायलेट मिलेगा। यानी आप जैसे जैसे भरोगे, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, जैसे 9 पे पहुंचोगे ब्लू मिलेगा, फिर ब्लू ब्लू मिलेगा, फिर जैसे 11 पहुंचोगे इंडिगो मिलेगा, फिर 11 से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा इंडिगो ही मिलेगा, और फिर आपका क्या मिलने वाला है, वायलेट मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप, देखिए ये पूरा ग्रीन मिला, फिर ये ब्लू मिला, फिर ये इंडिगो मिला, और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, वायलेट मिलेगा। समझ रहे ना। इसका मतलब अगर हमारा पीएच वैल्यू 7 आ रहा है तो ग्रीन कलर देगा, अगर आपका 7 से थोड़ा और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीन आ रहा है, फिर धीरे धीरे आपको ब्लू कलर आएगा, 9 पे जाओगे पूरा ब्लू दिखेगा, फिर 9 से आगे बढ़ोगे तो फिर आपका ब्लू ही पूरा दिखते जाएगा, फिर आगे जैसे 11 पहुंचोगे इंडिगो आएगा, फिर इंडिगो से आगे बढ़ोगे तो अभी भी इंडिगो मिलेगा 11 से आगे, फिर जैसे 13 पे आओगे तो वायलेट कलर मिलेगा, 13 से आगे जाओगे तो फिर से वायलेट मिलेगा। समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 7 से पीछे जा रहे हो तो 5 से पहले तक आपको ग्रीन मिलेगा, धीरे धीरे हल्का ग्रीन होते जाएगा, समझ रहे हो ना। और जैसे ही 5 पे आइएगा येलो मिलेगा, फिर 5 से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका येलो येलो मिलेगा, फिर आपका धीरे धीरे और येलो कम होते जाएगा, और फिर 3 पे जब आइएगा तो पिंक कलर मिलेगा, फिर 3 से आपको पिंक कलर मिल रहा है, पिंक आपका फिर पेल पिंक होगा, और 1 पे जब जैसे पहुंचेगा तो रेड मिलेगा, और रेड से आगे जब बढ़िएगा तो आपको फिर रेड ही मिलने वाला है। समझ रहे ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है वो आपको दिया हुआ है, कि अगर पीएच वैल्यू 1 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 होगा, अगर पीएच वैल्यू आपका 5 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 होगा, अगर पीएच वैल्यू आपका 11 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में कितना है, 10⁻11 का मोल है। समझ रहे ना। तो इसी तरह का मैंने आपको समझाया था कि कैसे निकाल। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे हमने पढ़ा पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग बेस 10, और यहाँ पर आपने देखा था हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यही ना फॉर्मूला होता था, ठीक ना। तो आपने क्या किया, कोई भी उठा लो, माइनस लॉग ले लिया, बेस 10 ले लिया, कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए मुझे लेना है 10⁻³ लेना है, और हमको इसका पीएच वैल्यू निकालना है, तो ये जो 10⁻³ है ये एक्चुअली आया क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो ये -3 आपको आगे आ जाएगा, मैंने अभी जस्ट सिखाया था, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया, लॉग बेस 10, और ये भी 10 हो गया। और ये मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1 होता है, तो 3 × 1 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा पीएच वैल्यू, 3 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया जाए और बोले उसका पीएच वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। आपको इसी तरह से कोई भी डेटा दिया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एसिडिटी और अल्कलिनिटी को कैसे टेस्ट करेंगे इसके बारे में हमने सीख लिया है ना। हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में सीखा, पीएच का फुल फॉर्म सीखा है ना, पीएच स्केल में एसिडिक नेचर कैसे पता चलता है, बेसिक नेचर कैसे पता चलता है, आपका कलरलेस लिक्विड अगर है ना, तो उस केस में हम पीएच कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी वही कॉन्सेप्ट सब कुछ है, बस ध्यान रखना है इसमें कलर्स वगैरह आ जाता है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो ग्रीन कलर आएगा, उसके बाद अगर 7 से आप बढ़ोगे तो उस केस में कलर आपका जो है ग्रीन के बाद आप देखिए ब्लू, इंडिगो, वायलेट वगैरह आएगा, है ना। और आप जब जो है ग्रीन से इधर जाते हैं, यानी कि आपका 7 से पीछे जाते हैं तो येलो, पिंक और रेड मिलेगा। एक तरह से आप देखो बिवियोर कलर ही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, बस ऑरेंज की जगह पिंक आ गया है और बाकी आपका रेड है, तो आपको कलर्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके इंडिकेटर वाले, आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले और पीएच स्केल वाला। समझ में आ गया? अब आपका एक टॉपिक और बचा है, वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो एसिड और बेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है ना? बहुत सारा इसका रोल है, तो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। सबसे फर्स्ट रोल है ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हमारा बॉडी हो, चाहे प्लांट्स का बॉडी हो, चाहे एनिमल्स का बॉडी हो, उसमें जो पीएच का वैल्यू होता है, पीएच का रेंज है, वो 7.0 टू 7.8 के आसपास होता है। आपने देखा है ना कि 7 पे क्या होता है, आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक ना? ओके, यानी हमारा बॉडी न्यूट्रल है। तो 7 के आसपास जो भी नंबर आएगा, 7.1, 7.2, 7.3, इस तरह से 7.8 तक जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है ये कैसा रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में लाई करता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जहाँ खेती होता है वहाँ पर पीएच का क्या रोल है भाई? देखिए, अगर हमको राइस का खेती करना है तो हमारा सॉइल कैसा होना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। स्लाइटली एसिडिक का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि 7 से जब नीचे जाते हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो सारा सारा एसिडिक नेचर आपका बढ़ते जा रहा है। तो स्लाइटली एसिडिक बोला है, तो इसका मतलब जो पीएच का वैल्यू होगा वो 6 के आसपास होगा, तभी ना स्लाइटली एसिडिक होगा। अब और नीचे जाओगे तो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना? तो स्लाइटली एसिडिक है, यानी पीएच का जो रेंज होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 6 और 7 के बीच में होगा। क्लियर हो गया? ठीक ना? ओके, शुगर केन के लिए कैसा सॉइल चाहिए? उसके लिए न्यूट्रल सॉइल चाहिए, यानी पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, साइट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, आपको पता है ना साइट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड होता है। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, ले आपका हम और क्या बोल सकते हैं, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ठीक ना, ऑरेंजेस हो गए, सारे सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। उसमें ये आपका साइट्रस फ्रूट्स का अगर हमको खेती करना है तो उसके लिए सॉइल कैसा चाहिए? अल्कलाइन सॉइल चाहिए, यानी कि 7 से ऊपर इसका वैल्यू चाहिए, है ना? तो बहुत ज़्यादा भी अल्कलाइन नहीं चाहिए, ठीक ना? तो अल्कलाइन सॉइल इसमें चाहिए होता है, ये भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि एसिड रेन की। अगर हमारा रेन वाटर एसिड रेन बन जाता है तो कब बन जाता है? जब हमारे रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से नीचे चला जाता है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए, जैसे हम नॉर्मल वाटर की बात करते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 के आसपास होता है ना? 7 के आसपास ही बोलेंगे ना? ओके, लेकिन जब 7 से नीचे जा रहा है और पीएच वैल्यू 5.6 से भी नीचे चला गया तो वो ज़्यादा एसिडिक हो चुका है, यानी वो रेन वाटर नॉर्मल रेन वाटर नहीं है, वो एसिड रेन बन चुका है। और वो एसिड रेन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को कम कर देगा, साथ ही साथ जो है हमारे मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। समझ रहे हैं ना? यानी मरीन लाइफ क्या, जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। इसके अलावा जो मोनूमेंट्स है, जैसे ताजमहल वगैरह, आपने सुना होगा कि ताजमहल में आपका मार्बल कैंसर होता है, तो एसिड रेन की वजह से ही होता है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे मोनूमेंट्स वगैरह को खराब करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो जो मार्बल के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं उसमें आप देखोगे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है बारिश के मौसम में। क्यों? क्योंकि हमारे सॉइल, हमारे रेन में अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा होते जाएगा तो रेन एसिड रेन बन सकता है। समझ रहे हैं ना? तो एसिड रेन कब होता है? जब पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चला जाता है। क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है मेडिसिन जो देता है ना, वो जैसे आपका यूरिन टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें पीएच का वैल्यू दिया रहता है। तो ऐसे नॉर्मल बोला जाता है कि हमारे ब्लड का जो पीएच का वैल्यू है वो 7.3 से 7.4 के आसपास होता है। 7.3 से 7.4 के आसपास होता है नॉर्मल, ठीक ना? और यूरिन का जो होता है वो 6.0 से लेकर के 7.5 के आसपास होता है, ठीक ना? ओके, ये हमारे यूरिन और हमारे ब्लड का जो है पीएच का वैल्यू है। इसी के अनुसार डॉक्टर जो है टेस्टिंग करता है हमारे ब्लड का और हमारे यूरिन का। अब बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना पचता किसकी वजह से? इस HCl की वजह से। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपका ये HCl का अमाउंट एक्सेस होते जाएगा तो पीएच का वैल्यू फॉल कर जाएगा ना।
समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इसी से एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, ठीक ना। तो अगर आपको HCl का अमाउंट बढ़ते जाएगा तो पीएच का वैल्यू घटते जाएगा तो हमें पेन होगा, बहुत दर्द होगा, हमें इरिटेशन होगी, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, जिससे हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। समझ रहे हैं ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाले हैं, टूथ डिके, हमारा दांत सड़ता कब है, कैसे हमको पता चला हमारा दांत सड़ता है। देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, और हम सही से कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना ग्रो करने लगता है, और वो बैक्टीरिया चॉकलेट्स को, आपका जो स्वीट्स है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पीएच का वैल्यू है वो आपका 5.5 तक पहुँच जाता है, यानी एसिडिक हो चुका है। और अगर ये एसिडिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो सबसे मजबूत दांत होता है, यानी कि हम बात करें हमारा जो सबसे मजबूत पार्ट है दांत का, वो है इनेमल, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, ठीक ना, जो कि कैल्शियम फास्फेट का, ये कोरोड होने लगेगा, ये खराब होने लगता है। और जब ये खराब होने लगेगा तो इसका मतलब दांत सड़ चुका है, ठीक ना। तो इसका उपाय क्या है, हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए दांतों को, ठीक ना। ताकि देखिए तभी हम क्या करते हैं, जब हम कुछ चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो सुबह सुबह ब्रश वगैरह इसलिए करते हैं ताकि हमारा दांत नहीं सड़े। एसिडिक जो हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है ना, समझ रहे हैं ना। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब एसिड में बेस को ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया है, हमने टूथपेस्ट यूज किया। हमारे टूथपेस्ट में बेस होता है मौजूद, समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बी की। मधुमक्खी जब काटता है ना किसी को तो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, समझ रहे हैं ना। फॉर्मिक एसिड जो कि आपके रेड एंट में भी होता है, बी में भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देगा जिससे हमें बहुत दर्द होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जहां पर हमने डंक मारा है मधुमक्खी ने, या जहां पे रेड एंट ने हमें काटा है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, है ना। या फिर वहां पर हम लोग सिलिक लैम्प, चूना का जो पानी होता है उसको हम लगाते हैं, उससे दर्द आपका कम हो जाता है, समझ रहे ना। तो वहां पे हमने क्या किया, हमारे बॉडी में एसिड आया और हमने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को यूज किया। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, ओके, मैंने अपने से कोई कमी नहीं किया है। तो इस तरह से आपका एसिड भी अच्छे से खत्म हो चुका है और बेस भी आपका अच्छे से खत्म हो चुका है। बेस में हम लोगों ने देखा कि बेस क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, आपके अल्कली क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस देखा, जिसमें हम लोगों ने एसिडिटी का बात किया, उसके बेसिस पे बात किया। स्ट्रेंथ के आधार पर हमने स्ट्रॉन्ग अल्कली, आपका वीक अल्कली बात किया। प्रिपरेशन ऑफ हम लोगों ने बेसिस देखा, ठीक ना। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ढेर सारे प्रैक्टिस की हम लोगों ने, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने जनरल यूजेस ऑफ बेसिस देखा, फिर हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में देखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सीखा, और आखिरी हम लोगों ने सीख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो आपका मेन जो पार्ट था एसिड बेस एंड सॉल्ट का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको शॉर्ट करके समझाया है, चीज़ों को आसान बना के समझाया है। आई होप आप इसको पसंद कर रहे होंगे, ठीक ना। तो एक लेक्चर आपको और मिलेगा जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्ट के बारे में छोटा सा पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट में पूछे जाते हैं। इससे आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, और फिर आपका 2 दिन के अंदर में आपका इस एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्या होगा, एक सेल्फ टेस्ट आपका लग जाएगा। आप लोग सेल्फ टेस्ट लगाइए, समझ में आ रहा है। सेल्फ टेस्ट लगाइएगा तब आपको पता चलेगा आपका कितना तैयारी हो रहा है और कितना तैयारी हो चुका है, कितना तैयारी करने की जरूरत है, समझ में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।